ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों को राम राम। और आज हम हाजिर हैं हमारे भाइयों का मन पसंदीदा कार्यक्रम लेके। विशेष प्रायोजित फोन इन कार्यक्रम है गन्ने की पाठशाला और इसके प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड। खेतों में जब पॉलीहेलाइट डाली जाएगी, आवश्यक तत्वों की कमी दूर हो जाएगी, मिट्टी की उर्वरता इससे बढ़ती जाएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट फसलों की जड़ और भी गहरी होती जाएगी, मजबूती के कारण फसलें गिर नहीं पाएगी, फसलों की उत्पादकता को खूब बढ़ाएगी, किसान भाइयों के जीवन में खुशियां आएगी। आईपीएल की पॉलीहेलाइट, आईपीएल की पॉलीहेलाइट मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहेलाइट समझदार किसानों की पहली पसंद। आईपीएल की पॉलीहेलाइट। तो शीतल बहन, आज का हमारा विशेष फोन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला है और देखिए आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी और समसामयिक कार्य है जी। और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विकास मलिक, जो कि कृषि वैज्ञानिक है गन्ना कृषि विज्ञान केंद्र बागपत। तो चलिए श्रोताओं, देर नहीं करते हैं और चलते हमारे स्टूडियो में। और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कमल किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। और हम सब अभी यहाँ पर तैयार बैठे हैं अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि आज का जो विषय है वो है बीज के लिए गन्ना फसल की तैयारी और समसामयिक कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी। आप कृषि वैज्ञानिक हैं गन्ना के और आप कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में कार्यरत हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। किसान भाइयों, हम सब ये जानते हैं कि गन्ना एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है और विषम परिस्थितियों में भी गन्ने की फसल बहुत अधिक प्रभावित न होने के कारण से गन्ने की खेती अपने आप में सुरक्षित और फायदेमंद खेती है। जी हाँ, वैज्ञानिक तकनीक और कुशल शस्य प्रबंधन से गन्ने की उत्पादकता में वृद्धि भी की जा सकती है। बीजों की गुणवत्ता का फसल उत्पादन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जरूरी है उपयुक्त किस्मों की, उन्नत बीजों की, पोषक तत्वों का संतुलित और एकीकृत प्रबंधन आदि की, उपयोगी कृषि यंत्रों का प्रयोग आदि। गन्ने के सारे रोगों की जड़ रोग भरे बीज यानी कि अस्वस्थ बीजों का उपयोग ही है। गन्ने से अच्छी पैदावार लेने के लिए जरूरी है कि गन्ने का बीज और खेत दोनों स्वस्थ हों। चलिए इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करते हैं अपने गन्ना विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक से। हमारे साथ है डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी। डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, गन्ने की खेती के लिए अगर हम बेसिक बातें करें तो गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है और उपयुक्त होती है? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि बेसिक आधार हमारी भूमि है और भूमि के आधार पर ही हम अपनी उत्पादकता को ले पाते हैं। यदि हम अपने क्षेत्र की या अपने मिट्टी की जो जांच कराते हैं तो उससे हमें केवल पोषक तत्वों का पता लगता है, किस प्रकार के पोषक तत्व है। लेकिन एक बेसिक आधार मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो गन्ने का उत्पादन है, सर्वोत्तम उत्पादन हम जो प्राप्त करते हैं वो दोमट या बलुई दोमट भूमि में सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्त किया जाता है। जिस मिट्टी में हमारी पौधे की जड़ें आसानी से फैल सके, वो गन्ने के लिए सबसे उपयुक्त भूमि मानी जाती है। बलुई दोमट और दोमट भूमि दोनों ही गन्ने के उत्पादन के लिए अच्छी भूमि है। और जहां पर उत्पादकता की बात करें कि उत्पादन को भी कोरिलेट करती है हमारी भूमि जी। हमारी भूमि में जितना अच्छा जीवाश्म कार्बन होगा उतना ही अच्छा वहां पर उत्पादन उसको प्राप्त कर सकेंगे हमारे किसान भाई जी। और भूमि का जो स्वास्थ्य है वो भी किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे जो भूमि है वो लगातार हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम उत्पादन को केंद्रित करके ही उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी शस्य क्रियाएं भी हमें करनी चाहिए कि हमारा उत्पादन तो केंद्रित हमारा रहे, उत्पादन को तो हम मुख्य माने, लेकिन उसके साथ मृदा स्वास्थ्य में गिरावट ना हो। जी डॉक्टर साहब, एक चीज बताइए, जैसे कि आपने कहा कि मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट ना हो जी, तो इसके लिए समय समय पर मिट्टी की जांच भी कराते रहनी चाहिए ना? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, क्योंकि जो समय है गन्ने की फसल का वो एक बार आप बुआई करने के बाद 2 से 3 साल तक आप गन्ने की फसल लेते हैं। चलिए इस विषय में हम बातचीत करेंगे, अपने एक किसान भाई से बातचीत कर लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
नमस्कार जी, इंद्रवीर तेवतिया बोल रहा हूँ, गाँव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। जी तेवतिया साहब बताएं। सवाल ये है कि जो अग्रिम गन्ने की फसल बोने के लिए बीज की तैयारी करते हैं, उस तैयारी में किसान दो बातों का ध्यान रख के तैयारी करता है कि पशुओं के लिए तो उसे चारा भी भरपूर मिले और उसके गन्ने का वजन जो मील पे ले जा वो भी वहाँ अर्ली वैरायटी में बढ़िया उसे दाम मिले, जिससे उसकी आय है। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि कौन सी प्रजाति ऐसी है जिसमें दोनों चीज मिलती है, और बीज की तैयारी के साथ साथ क्या क्या कार्य करने हैं जिससे किसान को अच्छी पैदावार अब बीज के तैयारी से और अगली फसल के लिए मिल सके। जी डॉक्टर साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि कौन सी किस्म जो है इस्तेमाल किया जाए और जिसमें कि पैदावार भी अच्छी हो और पशुओं के लिए एक चारा भी, अगोला भी मिले। तेवतिया जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। हम भी सहमत है इसी चीजों को लेकर कि हमारे किसान भाइयों को यदि हम उत्पादन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अगोला प्रभावित होने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा निवेदन और है कि हमारी भूमियों की दशा के आधार पर भी प्रजाति का चुनाव होता है, क्योंकि बहुत सारी भूमि में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां ज्यादा सुटेबल होती है। जैसे हम एक ही खेत में लगातार 0-238 लगाते रहते हैं तो क्या हो रहा है, आज का जो परिवेश है इस स्थिति में आ गया है कि 238 का भी उत्पादन में गिरावट आ गई है। एक ही वैरायटी का हम उत्पादन ले रहे थे। वो क्यों हुआ? प्रजाति अच्छी है, उत्पादन अच्छा देने वाली प्रजाति थी, लेकिन बार बार एक ही प्रजाति का इस्तेमाल होने के कारण उत्पादकता में कमी आ गई है। जी बिल्कुल। अब हमें क्या परिवर्तन करें? थोड़े छोटे छोटे परिवर्तन हैं। यदि मैं नई प्रजातियों की बात करूं तो नई प्रजातियों की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बुलंदशहर जनपद हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही आता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रजातियां आपकी 15023, को लख 14201, को सा 13235, को सा 17231, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन देने की स्थिति में हैं। लेकिन किसी किसान के यहाँ पर, मैं स्वयं क्षेत्र भ्रमण करता हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूँ, किसी किसान के यहाँ पर तो को 15023 बहुत अच्छा उत्पादन देती है, किसी किसान के यहाँ पर वो उतना अच्छा उत्पादन नहीं दे पा रही है। ऐसी ही परिवेश में को लख 14201 वैरायटी हर किसान के लिए सुटेबल नहीं है, लेकिन कुछ किसानों के यहाँ बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। उन कंडीशन क्या है? जिस किसान के यहाँ पर बंधाई की समस्या हो, जो बंधाई ना कराना चाहते हो और उनके यहाँ पर बंधाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, उस कंडीशन में उत्पादन के साथ साथ अगोले के साथ साथ आपको लोजिंग रेजिस्टेंस न गिरने की प्रवृत्ति 14201 वैरायटी में है। कोलक 14201 बहुत अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन छोटा गन्ना है। जब हम उसकी तुलना 0-238 वैरायटी से करते हैं तो एक मानसिक रूप से हमें लगता है कि भाई ये वैरायटी उसके सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। लेकिन यदि आप केन लेंथ का फाइनल जो आपका प्रोडक्शन आएगा उसमें उतना भारी अंतर नहीं आने वाला है कि हमें बड़ा भारी अंतर वहां पर देखने को मिले। समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया बीज का और प्रजातियों के चुनाव का। ऐसे समय के अनुसार ही प्रजाति का चुनाव करें जो पकने का उस पूरा अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेती हो। जैसे को 15023 वैरायटी, यदि आप उसका बेहद अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो फरवरी मार्च में या गेहूं काटने के बाद, जो देर से हम यहाँ बुआई करते हैं गेहूं काटने के बाद, उन दोनों कंडीशन में अच्छा देती है। लेकिन यदि इसी वैरायटी को हम असोजी में लेके जाते हैं, जब हम शरदकालीन गन्ना बुआई करते हैं, ये वैरायटी उत्पादन अपने आप में लग्जूरियस क्रॉप देगी। लेकिन यदि आपकी बंधाई अच्छी नहीं है और आपने मिट्टी अर्दिंग अप अच्छी नहीं की है तो वहां पर इसके गिरने की संभावना अधिक हो जाती है, जिस कारण से किसान को इसका अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। इसलिए यदि हम 15023 हाईली अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, मतलब एक तो अर्ली में है और उससे भी अर्ली में भी बेहद ज्यादा जल्दी पकने वाली, इस कंडीशन के लिए यदि 15023 पर हम अगोला अच्छा चाहते हैं, उसकी भी चर्चा करूंगा कि पोषक तत्वों के आधार पर भी हम अगोले को मैनेज करेंगे कि हमारी प्रजाति में अगोला बना रहे। लेकिन वर्तमान में यदि हम अपनी बुआई के समय पर प्रजाति में अगोला और उसका उत्पादन देखना चाहते हैं तो को 15023 वैरायटी की बुआई आप फरवरी मार्च में, या जो हम देर से बसंतकालीन बुआई करते हैं गेहूं काटने के बाद, उन दोनों परिस्थितियों के लिए सर्वोत्तम है। इसी परिवेश में दूसरी वैरायटी कोलक 14201 मैंने बताई, ये उत्पादन देने की स्थिति में अच्छी वैरायटी है, लेकिन छोटी वैरायटी है। इंटरनोड का साइज छोटा है, सफेद रंग की पोरियां आपको नजर आएगी, वैक्स कोटेड एक तरीके से वैक्स की परत सी बनी हुई नजर आएगी, लेकिन गन्ना लंबाई में कम है। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण वैरायटी आती है को 7-13-235। ये वैरायटी आपको लग्जूरियस ऐसी ही नजर आएगी जैसे आपकी 0-238 वैरायटी है।
उसी के बराबर आप देखेंगे इसकी जो पत्तियों की चौड़ाई है, पत्तियों की लंबाई है, वो उसी के अनुकूल जब आप दोनों का खेत एक साथ देखेंगे तो आप महसूस नहीं करेंगे कि आपकी 38 से कम ये वैरायटी लग्जूरियस नजर आ रही है। तो इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए दूसरा एक और निवेदन है, कोई भी किसान भाई एक वैरायटी को ही चुनाव ना करें। अपने खेतों में जब वैरायटी लगाएं, मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा एरिया 2-3 प्रजातियों का लगाएं और अनुकूलता अपने खेतों में देखें कि आपके खेतों में कौन सी ज्यादा अनुकूल है, आप उस प्रजाति का फिर अपने यहाँ पर क्षेत्र को ज्यादा बढ़ाएं। बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब। और जैसे कि इन्होंने कहा था कि चारे की फसल के लिए भी कौन सी किस्म की बीज अच्छी होती है? जी, दोनों चीजें हम उसमें कंसिडर करते हैं। यदि आपने इन्हीं वैरायटियों को जो हाईली अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, बहुत जल्दी पकने वाली है, इनको हम देर से बसंतकालीन में या बसंतकालीन में लेके जाते हैं तो इन पे भी अगोला बना रहेगा। दूसरा, वही चर्चा कर रहा था आपसे पहले, हमारी जमीन में जीवाश्म कार्बन की कमी होती जा रही है। जी हाँ, हमारी जोत का आकार छोटा होता जा रहा है और हम ऐसे फसल चक्र में चले गए हैं कि हम केवल गन्ना उसके बाद गेहूं, फिर गन्ना उसके बाद गेहूं। फसल चक्र हम कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं सिर्फ 2 ही वैरायटी, 2 ही फसलों को हम ले रहे हैं जी। जबकि फसल चक्र में हमें बीच में हरी खाद या अन्य वर्मी कंपोस्ट, नेडअप कंपोस्ट, फार्म यार्ड मैन्योर, ऐसे खादों का समावेश, और सबसे ज्यादा लाभकारी होता है कि हम हरी खाद उसमें या दलहनी फसलों का एक बार बीच में समावेश कर लें तो ये जो जीवाश्म कार्बन की कमी के कारण पौधे पर हरे रंग क्लोरोफिल का निर्माण कम हो रहा है, जमीन में वहां पर जीवाश्म कार्बन की कमी है, तो उस कारण से पौधों पर पीलापन ज्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी यदि कुछ समस्याएं अलग भी होती है, आप अपनी यदि अन्य ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो आप अपने खेतों की मृदा की जांच भी अवश्य कराएं। जी डॉक्टर साहब, अभी हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि प्रजाति के विषय में, अभी आपने जानकारी दी कि गेहूं की फसल या फिर हम गन्ने की फसल सिर्फ 2 ही फसल चक्र के रूप में 2 ही इस्तेमाल करते हैं। आपने दलहन फसल की बात की, तो ये बताइए कि दलहनी फसल, क्योंकि बहुत सारे दलहन फसल हैं, तो उसमें कौन सी फसल बेहतर और उपयुक्त होता है? जी, यदि हमारे किसान भाई, जैसे कि मैं जो गन्ने के मुख्य कृषक हैं, गन्ने की खेती करते हैं, वो मुख्य रूप से गन्ने को अपनी मुख्य फसल मानने के कारण अन्य फसल चक्र नहीं अपना पा रहे हैं। चाहे उसके बीच में समावेश गेहूं धान के फसल चक्र का ही हो, उनके बीच में ढैचे की फसल हम ले सकते हैं ताकि वो ग्रीन मैन्योरिंग का काम कर देगी। लेकिन मैं दूसरे कंसेप्ट पे आता हूं कि यदि हम गन्ने की ही फसल ले रहे हैं तो क्यों ना हम ब्राउन मैन्योरिंग पे चले जाए, हम गन्ने के साथ में ही उड़द और मूंग की खेती करें जी, दलहनी फसलों की, उनकी सह फसली के रूप में दलहनी फसलों की खेती करें और उसमें से फली का तुड़ाव कराकर बाहर निकालने उत्पादन के रूप में जी, और जी। उसके बाद हम उसी फसल को उड़द मूंग की जो अन्य पूरा पौधा बचता है उसको हम दोबारा से जमीन में जी मिला देते हैं। जी, ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक किसान भाई से हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जिला शामली गांव खंडरावली से बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? सिताब सिंह जी। सिताब सिंह जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं 3 फुट को बोता हूँ गन्ना जी, और इसके बीच में हरी खाद के लिए कौन सी चीज तैयार कर सके जो हरी खाद मिल जाए गन्ने में? जी, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। पहले तो खंडरावली शामली से मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। 3 फीट की बात जो आपने की है बड़ी अच्छी मुझे लगी। इसके साथ में सह फसली के रूप में यदि आप लेना चाहते हैं तो उड़द मूंग की खेती हम करते हैं। वो उड़द मूंग में से भी उसकी केवल पौधे काटकर बाहर नहीं निकालने हैं, केवल फली की तुड़ाई करनी है, पत्ते वहीं रह जाने, पत्ते और पूरा पौधे का पूरा शरीर उसी में ही दोबारा से डिकम्पोज। क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि जब हम पौधे का पूरी फसल काटकर बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसकी हम वहां पर फलियों की तुड़ाई करते हैं या उसमें से फली निकाल लेते हैं, उसके बाद हमारे किसान भाई उसे प्रॉपरली खेत में दोबारा से ले जाके हर नाली के अंदर उतना अच्छे से नहीं फैला पाते, मेहनत भी लगती है और मेहनत डबल हो जाती है। तो इसलिए आप उड़द मूंग की खेती करें और उसमें से केवल फलियों की तुड़ाई करें, पौधा वहीं पर डिकम्पोज करें। तो जो 38 बहुत था जी, मैं इसमें तो सारे गन्ने बराबर होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो इस 35 में भी ऐसा ही हो जाएगा? हाँ, 13,235 भी उतना ही अच्छी प्रजाति है, उसमें भी सारे गन्ने बराबर के होंगे। थोड़ा सा निवेदन यही है, आप 3 फीट के किसान है, बड़ी अच्छी मुझे खुशी मिली। और दूसरा ये कि आप हरी खाद की बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता कि आपके सारे गन्ने बराबर के होंगे। इससे एक छोटा सा और निवेदन है कि आप अपनी मिट्टी की जांच एक बार और अवश्य करा लें, ताकि हम यहाँ से ये कहने में आश्वस्त हो जाएं कि आपकी जमीन में यदि पोषक तत्व पूरे हैं तो सारे
सारे गन्ने बराबर के बनेंगे। जीवाश्म कार्बन यदि अच्छा है तो निश्चित तौर पर सारे गन्ने बराबर होगी मिसाल में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और फोन लाइन पर हैं, हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सतीश कुमार, गाँव बापोरा से हूँ सर। जी, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर, ये कटिंग जो की जाती है बीज की, जी, इसमें कितनी आंखें होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही। यदि आप वास्तविक कुंड निकालकर गन्ने की बुआई कर रहे हैं और आपकी दूरी 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट है, तो 2 आंख का टुकड़ा सर्वोत्तम रहता है। 2 आंख का टुकड़ा, 1 आंख का टुकड़ा उन परिस्थितियों के लिए होता है जब आप या तो नर्सरी तैयार करके उसकी बुआई करें, या फिर आप 1 आंख को पूर्ण रूप से उपचारित करने के उपरांत ही उसकी बुआई करें। तो दोनों में से कौन बेहतर होता है डॉक्टर साहब? यदि हम 2 आंख का टुकड़ा साधारण बुआई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्वोत्तम है। केवल जहां बीज को हमें मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा क्षेत्र में कम बीज हमारे पास उपलब्ध है, ज्यादा क्षेत्र में हमें फैलाना है, तो सिंगल बड भी हम इस्तेमाल करते हैं। जी 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 जी, प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलता है सर आपका। आप लोगों से ही हमारा प्रोग्राम बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, हमारी तारीफ की। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम प्रजाति की बात कर रहे थे और फसल चक्र की भी बात कर रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि दलहनी फसलों से फसल चक्र में यानी कि जो उत्पादन होता है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, क्या ये जो हम कुछ देर पहले, इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे कि मृदा की जांच होनी चाहिए, जी। और कितने दिनों के बाद में, कितने फसल चक्र के बाद में, यानी कितने फसल उगाने के बाद में मृदा की जांच होनी चाहिए, और मिट्टी की जो एचपी जो मानक है वो कितनी होनी चाहिए? जो मिट्टी का पीएच है, वो जो उसका बेस्ट पीएच होता है वो 6.5 से 7.5 के बीच में पीएच माना जाता है। सर्वोत्तम पीएच, सारे ये जो पीएच है इसका आधार है। पीएच यदि जमीन का बढ़ता है तो हमारी जमीन में उपलब्ध पोषक तत्व पौधे को अनुपलब्ध फॉर्म में होने शुरू हो जाते हैं। जमीन में उपलब्ध है लेकिन पौधे की जड़ें उन्हें अवशोषित नहीं कर पाती है यदि पीएच उसका ज्यादा बढ़ जाता है। और यदि आपकी जमीन में 6.5 से पीएच नीचे चला जाता है तो भी जमीन में पोषक तत्व उपलब्ध होने के बावजूद भी आपकी जड़ें उसको अपटेक करने में सक्षम नहीं होती। तो डॉक्टर साहब, इसमें जो पीएच की जो मान होती है, जो 6.5 जो बता रहे, 6.5 के बीच, 6.5 से 7.5 के बीच में, तो इसमें क्या उसके लिए भी अलग अलग गन्ने की किस्म जो है वो भी निर्धारित होती है? जी, इसके लिए सर्वोत्तम चीज ये होती है कि यदि आपका खेत का पीएच बढ़ा हुआ है तो किस्म से ज्यादा वहां पर रोल प्ले करता है आपकी जमीन में जीवाश्म कार्बन। आप अपनी जमीन में पीएच को मेंटेन करने के लिए अपनी जमीन में हरी खाद, नडप खाद, वर्मी कंपोस्ट, इनका इस्तेमाल करें ताकि हम उस पीएच को न्यूट्रल कर लाएं। प्रजातीय प्रभाव उतना ज्यादा उस पर नहीं देखने को मिलता है। जी जी जी। और 5 से 8.5 पीएच वाली मान वाली जो होती है उसमें किस प्रकार से परेशानी, या फिर कोई इसमें कुछ गन्ने की जो किस्म है उसको कुछ अलग होना चाहिए? किस्म भी अलग होती है, और लेकिन जो 7.5 से ऊपर जैसे जैसे पीएच बढ़ने लगती है तो पौधे की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो उससे प्रभावित होने लगता है, शरीर विज्ञान प्रभावित होने लगता है, पौधे की वनस्पतिक वृद्धि पूरी नहीं होती है। और यदि आपका 8.5 से ऊपर पीएच है तो निश्चित तौर पर पौधे में जो मीलेबल केन है, ना तो उनके बनने की संभावना कम हो जाती है, कल्लों की बनने की संभावना कम हो जाती है। यदि मैं किसान की भाषा में बात करूं तो पौधे का शारीरिक जो विकास है वो ही पूरा नहीं हो पाता है, रुक जाता है और उसमें पौधे की बढ़वार प्रभावित होगी तो निश्चित तौर पर उसका उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित होगा। तो इसलिए यदि हमारी पीएच है उस 7.5 और 7 के बीच में या 6.5 के आसपास है तो वो सर्वोत्तम भूमि होती है गन्ना उत्पादन की। जी, तो ये पीएच मान वाली जो है, क्या ये इसका मौसम पर भी कुछ असर होता है? मौसम के साथ कोरिलेट करता है, पानी के साथ कोरिलेट करता है, और जो ज्यादा पीएच की भूमि होती है उसमें हम गन्ना रिकमेंड नहीं करते। उसमें हम शुरू में हरी खादों का प्रयोग, सनई ढैंचे का प्रयोग और उसके बाद धान का प्रयोग करने की बात करते हैं। उसके बाद जब वो रिक्लामेटाइज हम कर लेते हैं तब उसके बाद हम गन्ने की फसल को लेकर आते हैं जब वो 7.5 से नीचे पीएच आ जाता है। जी, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं गन्ने के बीज के विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो इसकी बुआई जो, जैसे अभी आपने कहा कि ये जो नर्सरी की बात की या फिर डायरेक्ट हम बुआई कर सकते हैं, तो वास्तव में कैसे की जानी जिससे कि पैदावार भी अच्छी हो और थोड़ी मेहनत भी कम हो? जी, दोनों ही कंडीशन किसान के लिए सर्वोत्तम है। यदि कभी भी किसान नया बीज लेकर आता है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किसान भाइयों, जब भी आप नया बीज कहीं से, किसी शोध संस्थान से लेके आते हैं, किसी प्रमाणित संस्थान से प्राप्त करते हैं, तो वहां से प्रयास करें आप नई नई वैरायटियों का बीज हर वर्ष ले, लेकिन मात्रा में थोड़ा लें, कम मात्रा में लें। और कम मात्रा में लेने के उपरांत उसकी नर्सरी तैयार करके ही उसे बीज के रूप में इस्तेमाल करें। नर्सरी तैयार करने के बाद हम सिंगल बर्ड नर्सरी तैयार करेंगे, उसके बाद खेत में उसको ट्रांसप्लांट करेंगे। वो कितने दिनों के बाद में होना चाहिए? लगभग 30 से 35 दिन का पौधा हमारा होता है,
उसको हम खेत में ट्रांसप्लांट करते हैं। सिंगल बड नर्सरी हम तैयार करते हैं। सिंगल बड नर्सरी तैयार करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि यदि वहां पर आप सिंगल बड नर्सरी तैयार करते हैं तो आपको जब सिंगल बड हो जाएगी तो इजीली आप उसको हैंडल कर पाएंगे। बीज कम मात्रा में है। यदि मैं एकड़ की बात करूं, यदि हम सिंगल बड से गन्ना लगाते हैं तो हमारा मात्र 5 से 6 क्विंटल बीज ही पर्याप्त होता है 1 एकड़ बुआई के लिए। जी जी जी। और यदि हम 3 बडेड सेट की, 2 बडेड सेट की बात करते हैं, साधारण विधि से बुआई की बात करते हैं तो हम 35 से 40 क्विंटल बीज प्रति एकड़ लगाते हैं। 35 से 40 बहुत भारी डिफरेंस है दोनों में। जी हाँ। कहाँ 6 क्विंटल है और कहाँ 35 से 40 क्विंटल, लगभग 6-7 गुना। हाँ, 5-6 गुना हम उस बीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीज को जब हम नया बीज लेकर आएंगे संस्थान से, वो कॉस्टली होगा क्योंकि वहां पर उसको पर बड के हिसाब से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो हम उसे ध्यान में रख के सिंगल बड के हिसाब से हम पौधा तैयार कर लें, उसके बाद हम उसको खेत में उसको मल्टीप्लाई करें और खेत में ट्रांसप्लांट करें। जी डॉक्टर साहब, क्या अलग अलग किस्म के लिए क्या कोई अलग अलग मौसम भी जरूरी होता है? जी, मौसम हमारे गन्ने की बुआई के लिए 3 मौसम निर्धारित किए गए हैं। जो मुख्य रूप से तो 2 मौसम है, तीसरा हमारे कल्चरल प्रैक्टिस है, उसके कारण हमारा परिवर्तन हो गया है। मुख्य रूप से जो गन्ना बुआई का समय है वो या तो शरदकालीन है, जो हम सितंबर अक्टूबर में गन्ना क्या बोते हैं। यही जो शरदकालीन जो बुआई होती है, क्या ये सबसे उपयुक्त कह सकते हैं? सबसे उपयुक्त जो गन्ने की बुआई होती है वो बसंतकालीन बुआई होती है। जो वास्तविक बुआई है वो बसंतकालीन जी, जिसको हम फरवरी मार्च में बोते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ के लिए जो फसल चक्र का रोटेशन बन के आता है वो 1 साल में पूरा हो जाता है जी। तो यदि हम फरवरी मार्च में गन्ना बोते हैं तो उसका सभी प्रकार से एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस हम पूरी कर लें तो अगले साल फरवरी मार्च में हम उसकी कटाई करेंगे तो पूरा 1 साल की फसल आपको मिलेगी। यदि आप शरदकालीन गन्ना लगाते हैं तो प्रयास करें आप शरदकालीन गन्ना लगाएं तो उसकी कटाई आप, जैसे आपने सितंबर में गन्ना लगाया है तो जब आपकी पेडी का सप्लाई होती है इंडस्ट्री में, उसी के साथ आप पौधे की भी सप्लाई, सोजी वाले की जो हम शरदकालीन में लगाते हैं, उसकी सप्लाई अक्टूबर नवंबर में हम उसके साथ कर सकते हैं। वो मैच्योर केन हो जाता है। जी जी जी। इस कंडीशन के आधार पर हम 2 समय पर जी। और एक जो कंडीशन होती है जो बसंतकालीन आपने कही और ये जो शरदकालीन है, उसके अलावा एक और मौसम? जी, वो एक तीसरा जो मौसम है वो हमारी परिस्थितियों के अनुसार बना है। जैसे हम वेस्टर्न यूपी की मैं बात करूं या गन्ने के मुख्य जो कृषक है हमारे, सभी की स्थिति ये बनती है कि हम छोटी जोत होने के कारण गन्ना एक समय बुआई करते हैं, गन्ना हमने काटा, उसके बाद हमने गेहूं लगाया, गेहूं लगाने के बाद फिर हम गन्ना लगाते हैं जी। देर से बसंतकालीन या ग्रीष्मकालीन बुआई हम उसको बोलते हैं। उसमें किसान को लागत ज्यादा आती है और उत्पादन कम मिल पाता है। जी जी। समय अवधि कम होने के कारण, अनुकूल वातावरण न होने के कारण। जी, तो शरदकालीन जो बुआई होती है उसमें गन्ने की जो फसल है वो कितने माह में लगभग तैयार हो जाता है? माह में फसल तो हमारी 12 से 13 महीने में तैयार हो जाएगी, चाहे वो किसी भी मौसम में किसी भी मौसम में हो। हमने यदि फरवरी मार्च से शुरू किया है तो नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक तैयार हो जाएगी। यदि हमने सितंबर अक्टूबर में बुआई की है तो हमारे यहाँ क्योंकि मौसम का जो रोटेशन है वो इस प्रकार से है कि वो अगले साल, यदि अक्टूबर में हमने बोया है गन्ना तो अगले साल अक्टूबर में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है, यदि आपकी वैरायटी अनुकूल वैरायटी है, आपकी अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, अच्छा उत्पादन दे। दोस्तों, हमारे साथ किसान मित्र बराबर लगातार जुड़ रहे हैं, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है, हापुड़ के पास से बोल रहा हूँ सर, ग्राम मोरपुर से। जी, स्वागत है आपका। जी, क्या पूछना चाहते हैं? मैं सर ये बोलना चाहता हूँ, एक तो IPL की प्रो है लगी हापुड़ में आसपास, दूसरा हम सह फसली उड़द की फसल बोएंगे, उसमें पत्ती नहीं फैले, ये मैंने पहले ही नोट कर लिया सर। जी। तीसरा चारा जेई बोएंगे अब, और मार्च में हम ईख बोएंगे, तो जेई के बाद जो खाद वाद की क्या व्यवस्था ठीक रहेगी? जी डॉक्टर साहब, तो आपने प्रश्न किया है कि आप उड़द की फसल लगाएंगे। IPL की प्रो हेलाइट कहाँ मिलेगी सर? अच्छा, ये तो आपको ऑनलाइन आप एक बार सर्च कर लेंगे तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा उसकी अवेलेबिलिटी। और ये हमारे IPL के ये शुगर मिल है उनके पास भी वहाँ पर अवेलेबल है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे IPL के उस पर डालेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर उसकी अवेलेबिलिटी आपको मिल जाएगी। जी। दूसरा जेई चारे के बाद जी मार्च तक हम काट देंगे उसको, जेई चारे के लिए करिए। जी। उसमें सर हम 18 नंबर बीज है हमारे पास, 35 भी है, 118 और वैरायटी वो है। जी भी है सर, दोनों वैरायटियां अच्छी है। 118 वैरायटी भी अच्छी है और को 13235 वैरायटी भी अच्छी है। दोनों वैरायटियां अच्छी हैं। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप दोनों वैरायटियों का बराबर स्थान आप उस पर रखें। दोनों का उत्पादन क्षमताएं बेहद अच्छी है।
बस प्रयास ये करें कि यदि आपके पास हरी खाद बोने का समय नहीं है तो आप उसमें गोबर की खाद, नेडअप कंपोस्ट जरूर डालें, और यदि वो मात्रा में उपलब्ध कम है जी तो आप प्रयास करें कुंड के अंदर डालने का। मात्रा पर्याप्त है तो पूरे खेत में फैला के आप पहले जुताई से पूर्व उसमें पूरे खेत में डाल सकते हैं, और यदि मात्रा कम उपलब्ध है तो कुंड में डालकर भी आप पोषक तत्वों की पूर्ति उसमें कर सकते हैं। अच्छा सर, प्रोलाव लाइट खूड में डाली जाएगी सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी कुछ देर पहले हम यूं ही बातचीत कर रहे थे कि बीज के विषय में तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि अगर हम अच्छी किस्म के बीज इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उत्पादन पैदावार कम हो जाती है। उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि अगर हम अच्छी किस्म के बीज का भी हम इस्तेमाल करते हैं तो भी कई बार उसमें पैदावार नहीं हो पाती है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या इसमें कुछ बीमारी भी हो सकती है? जी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, इसको हम इस दृष्टि से समझे। डॉक्टर साहब हम इसके विषय में बातचीत करेंगे। एक किसान मित्र से शायद जुड़ गए। हेलो हाँ जी। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? राम कुमार। राम कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? ये ग्राम अविकला, जिला बागपत। बागपत से बोल रहे हैं? जी हाँ, स्वागत है आपका। जी क्या पूछना चाहते हैं? सवाल यही है जी कि हमारी 2 वैरायटी हैं जी 118 और 8272। जी बिल्कुल, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। वैरायटी जो डॉक्टर साहब ने बताई भी हमने वो रखी, पर हमें ये बहुत अच्छी लगी। बहुत बढ़िया। मैं पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने फोन किया, क्योंकि मेरे जनपद के किसान हैं और यहाँ से फोन आया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे लगातार संपर्क में रहते हैं आप, और दोनों वैरायटियां नो डाउट अच्छी है। मैं इसीलिए पहले ही अपने व्याख्यान में बताया था कि हमें अपने खेतों में 2-3 वैरायटियों का समावेश करके ही चलना है। भूमि के आधार पर भी हमें सिलेक्शन करना है कि हमारी जमीन में कौन सी वैरायटी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यदि आपके यहाँ पर को 118 अच्छा परफॉर्म कर रही है तो नो डाउट आप 118 वैरायटी भी लगा सकते हैं, बशर्ते उसमें किसी प्रकार के कीट और बीमारियों का प्रकोप ना हो। बीज का चुनाव उसी दृष्टि से हम मानते हैं कि कीड़े बीमारी से स्वस्थ हमारा पौधा है, फसल है, उसमें से हम बीज लेंगे। और यदि आपके पास 118 नो डाउट बहुत अच्छा उत्पादन देने की स्थिति में रहती है। 38 और 118 को 238 और 118 की यदि हम तुलना करें तो निश्चित तौर पर 118 कहीं ना कहीं उसकी बराबरी या उससे उत्तम भी जा सकती है। बेहद अच्छी वैरायटी है। और 82-72 भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है जी। और एक भाई चारे की बात कर रहे थे, 82-72 में चारा भी बहुत अच्छा है। फुटाव की मात्रा, फुटाव की संख्या बेहद ज्यादा है 82-72 में। गन्ना थोड़ा मोटाई की तुलना यदि हम 38 से करते हैं तो थोड़ा पतला गन्ना रहता है, लेकिन फुटाव उसकी प्रतिपूर्ति कर देता है। कल्लों की संख्या बेहद अच्छी है, इसलिए अगोड़ा और फुटाव दोनों चीजें बहुत अच्छी मिलती है। नो डाउट उसमें आपका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। और जी क्योंकि वो 3 फुट में ट्रेंच जिसे डालेंगे गन्ना, तो वो जो उड़द है ना, उड़द की वैरायटी बता दो। जी उड़द की वैरायटियां आप नोट करें। उत्तरा आती है आपकी, आजाद है, शेखर 2 है, शेखर 3 है। ये सभी वैरायटियां उर्द की हैं। और उर्द की उत्पादकता, एक निवेदन और करना चाहूँगा, उर्द में सावधानी ये रखें जब भी गन्ने के साथ या आप अलग से उर्द की खेती करते हैं। येलो वेन मोइजक एक वायरल डिजीज आता है जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत प्रभावित करता है। उससे बचाव के लिए यदि एक भी पौधा आपको खेत में नजर आता है तो उसी समय उस पौधे को खेत से उखाड़ कर और तुरंत इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर कर दें, अन्यथा उत्पादन प्रभावित होने की संभावना बेहद ज्यादा रहती है। ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। एक बात जी ऑर्गेनिक कार्बन की, जी इस पे हमने पूरा फोकस कर रहा है। क्या सड़ी गली खाद है, कच्ची गोबरी खाद हमने डालते हैं जी। बहुत बढ़िया जी बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी, आपने हमसे बातचीत की और आपके जरिए अपने जो और किसान मित्र हैं उनको भी फायदा हुआ। चलिए एक और किसान मित्र से हम बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं। हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? हरिश्चंद्र शर्मा। जी हरिश्चंद्र शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ तहसील सरदाना, जिला मेरठ, ग्राम तैनी से। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तो हमारे जो सकुस्ती मिल का एरिया है, यहाँ पर कौन सी वैरायटी सुटेबल है, नंबर 1 जी। दूसरा ये है जी, और हम गन्ना बोते समय किन किन दवाइयों का इस्तेमाल करें, तरीका कृपया बताएं। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि आपके यहाँ पर जो वेस्टर्न यूपी है, मैं जो प्रजातियां आपको बताई हैं, जो अब आगे बुआई का समय आने वाला है, बसंतकालीन का या देर से बसंतकालीन का, इनके लिए आपको 15-023, को लख 14-201 या को 7-13-235 सभी वैरायटियां
या कोसा 17231 सभी वैरायटियां हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे मेरठ जनपद के लिए बिल्कुल अनुकूल है और बहुत अच्छा उत्पादन देने की स्थिति में रहेगी, क्योंकि हमारी जमीन बहुत उपजाऊ है। तो इसलिए किसी भी वैरायटी में हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते थोड़ा मैं निवेदन यही करूंगा कि एक वैरायटी को न लगाकर आप 2 या 3 वैरायटियां जरूर लगाएं, ताकि आप इस बार छोटे एरिया में नई प्रजातियों को लगाएंगे, अगली बार उनमें से जो भी आपको पसंद हो, क्योंकि एक वैरायटी को हम मोनोकल्चर पे या मोनो वैरायटी पे नहीं चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सभी किसान के पास 2-3 वैरायटियां रहें। लगा कि आपने 2-3 वैरायटियां उसमें लगाएंगे, वैरायटी के बारे में आपने बात की। दूसरा, पोषक तत्वों की बात की। पोषक तत्वों के लिए आप, मेरा निवेदन है कि आप निश्चित तौर पर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नेडअप कंपोस्ट, इसका इस्तेमाल जरूर करें। यदि मात्रा पर्याप्त है तो पूरे खेत में फैला के दे, नहीं तो कूंड के अंदर दे। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की, जो उसमें हमें कूंड में डालना है। उसके लिए किसान के स्तर पर आता हूं। वैसे तो 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास है, लेकिन यदि किसान स्तर की हम बात करें तो कम से कम 13 से 14 किलोग्राम DAP, 7 से 8 किलोग्राम पोटास और लगभग 25 किलोग्राम यूरिया पूरी फसल के लिए पर्याप्त होता है। 20 से 25 किलोग्राम यूरिया अधिकतम है। आप यूरिया, यदि आपकी खेत बेहद अच्छा है तो 10 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से भी पर्याप्त होगा। वो आप यूरिया को अधिकतम पे ना लेके जाएं, केवल इन चीजों को लेके अधिकतम पे जाए, फास्फोरस और पोटास को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ कुछ और भी किसान भाई जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो डॉक्टर साहब को प्रणाम मेरा। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं कंची पंडित जी बोल रहा हूँ, मालचा। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो पौधा है पेड़ी का, जैसे उससे गेहूं के लिए पेड़ी काटी है जी, तो पौधा के क्या टाइम है जो पौधा को डालते हैं? पौधे के लिए आप प्रयास करें जनवरी महीने तक और रुकने का प्रयास करें। जनवरी समाप्ति के बाद जैसे ही फरवरी में तापमान बढ़ना शुरू हो, जी जी, तब उसकी कटाई करें। यदि हमने दिसंबर और जनवरी माह में हम पौधे फसल की कटाई करते हैं तो वहां पर उसमें फंगस डेवलप होने की संभावना ज्यादा रहती है और कम तापमान के कारण हमारा पौधा फुटाव नहीं करता, तो कहीं ना कहीं पेड़ी को दिक्कत होगी। इसलिए दिसंबर और जनवरी को अवॉइड करते हैं। फरवरी में जब भी तापमान में वृद्धि शुरू हो तभी आप कटाई अच्छे से करें। ये जो प्लास्टिक से काटते हैं मूढ़ियों को, कितना ऊंचा काटे गन्ने को जिससे पेड़ी अच्छी फूटे? बिल्कुल जमीन सतह से मिलाकर, यदि संभव हो तो 1 इंच, आधा इंच जमीन के सतह से भी और नीचे स्टेबल सेविंग करें, नहीं तो जमीन सतह सब सर्वोत्तम है। बिल्कुल जमीन सतह से मिलाकर काटें। यदि कोई गन्ना आप एक तरफ से काट रहे हैं और फिर भी छूट जाता है तो स्टेबल सेविंग हम बोलते हैं, तो आप जमीन सतह से पुनः एक व्यक्ति, एक मजदूर लगा के दोबारा से स्टेबल सेविंग या RMD का इस्तेमाल कर उसे जमीन सतह से कटा दें, ताकि आपकी जमीन में से जो कल्ले निकल के आएंगे निश्चित तौर से वे सभी बराबर के गन्ने बनेंगे। जो ऊपर से फुटाव करके चलेंगे वो उतने मोटे स्वस्थ गन्ने नहीं बनते, क्योंकि वो आंख पे से फुटाव करके चलते हैं। इसलिए जमीन स्तर से ही कटाई करें। फिर तो 1 महीने और गन्ना रह जाएगा तो वजन भी और अच्छा हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले हमने बातचीत की कि गन्ने के बीज का किस प्रकार से उपचार करें अगर उसमें कोई कीड़ा लग गया है, किसी प्रकार की कोई रोग हो गया है तो? जी जी जी, पहले तो किसान भाइयों मेरा निवेदन है कि आप प्रयास करें, ऐसे स्वस्थ खेत से बीज का चुनाव करें जिसमें किसी भी प्रकार के कीट एवं रोग का प्रकोप ना हो, ऐसे ही फील्ड का आप चुनाव करें। इसके उपरांत आप बीज उपचार अवश्य करें जिस भी खेत से आपने बीज लिया है, और प्रयास करें ऊपर का 1/3 हिस्सा आप बीज के रूप में इस्तेमाल करें। और जब आप बीज उपचार करें निश्चित तौर पर आधा घंटे 30 मिनट के लिए बीज को, जो हम दवाई का घोल बनाते हैं 100 लीटर पानी में, जो हम 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवाई हम डालते हैं, उस प्रकार से हम उसका घोल तैयार करते हैं। तो जो हम घोल तैयार करेंगे उसमें मिनिमम से मिनिमम आधा घंटे 30 मिनट के लिए गन्ने के टुकड़ों को अवश्य डुबोएं। उससे यदि कम समय के लिए डुबोते हैं तो वो उतना अच्छा उपचार नहीं हो पाता है। या फिर STD सेट ट्रीटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करें, या फिर MHAT ट्रीटमेंट डिवाइस का इस्तेमाल करें। उनके माध्यम से भी हम बीज उपचार कर सकते हैं। और बीज उपचार में जो हम केमिकल रखेंगे उसमें थाइफेनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करें, ताकि हम पूर्ण रूप से उसको फंजीसाइड से उपचारित कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले हम ये भी बातचीत कर रहे थे कि जो बीजों का हम जो उपचार करते हैं उसमें क्या कोई किस्म का, कोई वैरायटी का उसका खास तरीके से उपचार करना पड़ता है? नहीं, ये सभी प्रजातियों के लिए कॉमन है।
हम हर प्रजाति की जब बुआई करते हैं, चाहे वो किसी भी नवीनतम प्रजाति है, चाहे पूर्व से चली हुई प्रजातियां हैं, सभी में बीज उपचार रिकमेंड किया जाता है। सभी को बीज उपचारित करके ही बोने की सलाह दी जाती है। जी, तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी जो है जो कि सबसे उत्तम रहता है अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो? उत्पादन की दृष्टि से हम जो पहले से हमारी वैरायटी चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं अब दिक्कत आने लगी है। को 0238 वैरायटी में कहीं ना कहीं किसान भाइयों को रेड रोट का सामना करना पड़ रहा है, तो इसे रिप्लेस करते हुए आपको 15023, को लख 14201, को सा 13235, को सा 17231, को 0118 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैरायटी पूर्व से ही चली हुई वैरायटी है। इन वैरायटियों का इस्तेमाल करेंगे। मेरा पुनः निवेदन है किसान भाइयों से कि 2-3 वैरायटी जरूर लगाएं। मैं बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमने ये नई वैरायटी लगाई थी लेकिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया मेरे खेत में आने के बाद, पड़ोसी के खेत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो उस दृष्टि से हम उस समस्या से निजात पाने के लिए 2 वैरायटियां या 3 वैरायटियां छोटे छोटे एरिया में अवश्य लगाएं। जो आपको अच्छी उत्तम वैरायटी लगे आप उसका चुनाव करें, लेकिन नवीनतम प्रजाति जरूर रखें। अभी हम बातचीत कर रहे हैं कि बीजों का उपचार किस प्रकार से करें, तो इसमें गन्ने में ऐसे कौन कौन से रोग जो होते हैं जो कि पैदावार को बहुत ही प्रभावित करते हैं? जी, हमारे यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके कारण हमारी वैरायटी जो को 0238 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी थी, वो क्षेत्र से अब धीरे धीरे हटती जा रही है। उसका कारण है गन्ने में लाल सड़न रोग की बीमारी का आना। लाल सड़न का यही एक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है जो हमारी फसल को प्रभावित करती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी जानकारी दी और अपने किसान भाइयों का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमसे बातचीत की, अपनी समस्याएं बताई और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से जानकारियां दी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो श्रोता, हमारे आज के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड। रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई, लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, फसलों को मिलता पूरा पोषण, पत्तों पर होता सीधा छिड़काव, शक्ति से भरे छोटे कण, मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं, खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी, नैनो टेक्नोलॉजी है आविष्कार, इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की 1 बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।